महिला आरक्षण बिल। नाम सुनते ही लगता है कि ये महिलाओं को राजनीति में आगे बढ़ाने वाला एक सीधा साधा कानून है। पर क्या ये सच में महिला सशक्तिकरण के बारे में है, या फिर इसके पीछे भारत की राजनीति को हमेशा के लिए बदलने का कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। जरा एक सीन सोचिए। तारीख है 18 अप्रैल 2026। देश के प्रधानमंत्री लाइव आते हैं और कहते हैं, मैं देश की सभी माताओं और बहनों से क्षमा मांगता हूं, नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन नहीं हो पाया। मतलब संसद में महिलाओं के हक से जुड़ा बिल गिल गया है और प्रधानमंत्री इसके लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। अब यहीं से कहानी थोड़ी उलझ जाती है। एक आम इंसान क्या सोचेगा? यही कि विपक्ष तो बहुत बुरा है, महिलाओं का भला ही नहीं चाहता। तो सवाल यह है कि एक बहुमत वाली सरकार जब महिलाओं के हक में बिल ला रही है तो विपक्ष उसे क्यों रोकेगा? क्या विपक्ष वाकई में महिला विरोधी है, या फिर सरकार इस बिल की आड़ में कोई ऐसा खेल कर रही है जिसे विपक्ष तो देख पा रहा है पर हम और आप नहीं? तो विपक्ष का आरोप है कि सरकार महिला आरक्षण की आड़ में एक बहुत बड़ा खेल कर रही है, और उस खेल का नाम है परिसीमन, या जिसे अंग्रेजी में कहते हैं डिलिमिटेशन। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है देश की बढ़ती आबादी के हिसाब से लोकसभा और विधानसभा सीटों की सीमाओं को फिर से तय करना। और दोस्तों, इसी एक शब्द में इस कहानी का सबसे बड़ा पेच छिपा है। चलिए इस परिसीमन को एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक पिता थे, उन्होंने अपने दो बेटों से कहा कि जो परिवार नियोजन अपनाएगा उसे इनाम मिलेगा। पहले बेटे ने समझदारी दिखाई और सिर्फ 2 बच्चे पैदा किए। दूसरे बेटे ने बात नहीं मानी और 10 बच्चे पैदा कर लिए। अब जब संपत्ति बांटने का वक्त आया, यानी संसद की सीटों के बंटवारे का, तो पिता ने क्या फैसला सुनाया कि जिसके बच्चे ज्यादा उसे जमीन का बड़ा हिस्सा मिलेगा। मतलब जिसने नियम माना, जिसने परिवार नियोजन किया, उसी को सजा मिल गई। अजीब है ना? बिल्कुल यही खेल अब देश में चल रहा है। दक्षिण भारत के राज्य जैसे तमिलनाडु और केरल, इन्होंने दशकों की मेहनत से अपनी जनसंख्या को कंट्रोल किया। वहीं उत्तर भारत के राज्य जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार, वहां आबादी तेजी से बढ़ी। अब नया परिसीमन कहता है कि सीटें नई आबादी के हिसाब से बटेंगी। इसका मतलब तो यह हुआ कि अच्छा काम करने वाले दक्षिण के राज्यों की राजनीतिक ताकत कम हो जाएगी। और ये बदलाव कोई मामूली नहीं होगा। अनुमान है कि परिसीमन के बाद उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटें 80 से बढ़कर 143 से भी ज्यादा हो सकती हैं, और बिहार की 40 से बढ़कर 79 से ज्यादा। वहीं तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों की सीटें या तो उतनी ही रहेंगी या फिर कम हो जाएंगी। इसका मतलब साफ है, भविष्य में दिल्ली की सत्ता का रास्ता लगभग पूरी तरह से सिर्फ उत्तर भारत से होकर गुजरेगा और दक्षिण के राज्यों की आवाज कमजोर पड़ जाएगी। अब यहीं पर विपक्ष अपना सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है। विपक्ष ये कह रहा है, भाई अगर आपको सच में महिलाओं को आरक्षण देना ही है तो आज हमारे पास लोकसभा में 543 सीटें हैं ना, आप आज ही इन 543 सीटों का 33% यानी 181 सीटें महिलाओं को क्यों नहीं दे देते? आप जनगणना और परिसीमन का इंतजार ही क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे की राजनीति बहुत गहरी है। जरा सोचिए, अगर आज ही 121 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो गईं, तो 121 बड़े बड़े पुरुष सांसदों का टिकट कट जाएगा, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के। इससे तो पार्टी के अंदर ही बगावत हो जाएगी। तो सरकार ने एक रास्ता निकाला। उन्होंने कहा, हम पुरानी 543 सीटों को नहीं छेड़ेंगे, पहले सीटें बढ़ाकर 800 से ज्यादा करेंगे, फिर जो नई सीटें बनेंगी उनमें से महिलाओं को आरक्षण दे देंगे। ये है असली मास्टर स्ट्रोक। सीटें इतनी बढ़ा दो कि महिलाओं को आरक्षण भी मिल जाए और किसी भी मौजूदा पुरुष सांसद की कुर्सी पर कोई आंच भी ना आए, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। इस पूरी राजनीतिक खींचतान के बीच आइए एक नज़र डालते हैं कि हम दुनिया में आखिर खड़े कहाँ हैं। अफ्रीका का एक छोटा सा देश है रवांडा। वहाँ की संसद में 61% से ज्यादा महिलाएं हैं। स्वीडन में ये आंकड़ा करीब 46% है। और भारत, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, 19 देशों की सूची में 140वें स्थान पर खड़ा है। रवांडा और स्वीडन तो छोड़िए, हम कई छोटे छोटे देशों से भी बहुत पीछे हैं। ये लड़ाई कोई आज की नहीं, पूरे 30 साल पुरानी है। 1996 में पहली कोशिश हुई जो नाकाम रही। फिर 2001 में एक चालाकी भरा कदम उठाया गया, परिसीमन पर 2026 तक के लिए तारा लगा दिया गया। 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास तो हुआ, पर उसे भविष्य के परिसीमन से जोड़कर एक और लंबे इंतजार में डाल दिया गया। और अब जब 2026 में वो ताला खुलने वाला है तो देश एक नए राजनीतिक संकट के मुहाने पर खड़ा है।
इस कुर्सी बचाने के खेल के बीच मुझे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की याद आती है। 1951 में जब उन्होंने महिलाओं को संपत्ति में बराबरी का हक देने वाला हिंदू कोड बिल पेश किया और संसद ने उसे गिरा दिया, तो उन्होंने सिद्धांतों से कोई समझौता नहीं किया। उन्होंने सत्ता की कुर्सी छोड़ दी और कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा था कि वे किसी समाज की तरक्की इस बात से नापते हैं कि वहां की महिलाओं ने कितनी तरक्की की है। अच्छा, अब इस बिल के एक और पहलू पर आते हैं। ये बिल महिलाओं को 33% सीटें तो देता है, लेकिन सवाल यह है कि किन महिलाओं को? क्या ये आरक्षण समाज के हर तबके की महिला तक वाकई पहुंचेगा? देखिए, इस बिल में अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं के लिए उनके कोटे के अंदर आरक्षण की व्यवस्था तो है, लेकिन पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी, अल्पसंख्यक समुदायों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं के लिए कोई अलग से सब कोटा नहीं है। इसका मतलब साफ है, बिना सब कोटा के इन आरक्षित सीटों का ज्यादातर फायदा बड़े राजनीतिक घरानों की महिलाओं को ही मिलेगा, जबकि पिछड़े और गरीब समाज की महिला नेता इस दौर से बाहर हो जाएंगी। तो ये बिल एक ऐसे तोहफे की तरह है जिसके नीचे बहुत छोटे अक्षरों में लिखा होता है, शर्तें लागू। टीवी पे तो बड़े बड़े वादे किए गए, लेकिन इस बिल के कानून में कुछ ऐसे पेंच डाल दिए गए जिसने पूरे खेल को ही बदल दिया। इस तोहफे के साथ 3 बड़ी शर्तें हैं जो इसे एक भूल भुलैया बना देती हैं। पहली शर्त, आरक्षण आज नहीं मिलेगा, भविष्य में जनगणना और परिसीमन के बाद मिलेगा। दूसरी शर्त, ये हमेशा के लिए नहीं, सिर्फ 15 साल के लिए है। और तीसरी सबसे बड़ी शर्त, हर चुनाव के बाद आरक्षित सीटें बदलती रहेंगी, जिससे कोई भी महिला नेता अपने क्षेत्र में लंबा काम नहीं कर पाएगी। और चालाकी देखिए, सरकार ने ये आरक्षण लोकसभा और विधानसभाओं में तो दे दिया, जहां सीधे जनता वोट देती है, लेकिन राज्यसभा और विधान परिषदों को इससे बाहर रखा गया है। ये वो सदन है जहां नेता बिना चुनाव लड़े पिछले दरवाजे से पहुंच जाते हैं। यानी जहां जनता सीधे वोट देती है वहां तो आरक्षण है, लेकिन जहां नेता खुद एक दूसरे को चुनते हैं, उस ऊपरी सदन को इस नियम से बाहर रखा गया है। चलिए मान लेते हैं कि ये आरक्षण लागू हो भी गया, तब भी एक बहुत बड़ा खतरा है जिसे कहते हैं प्रधानपति सिंड्रोम। असली डर ये है कि जो खेल हम आज पंचायतों में प्रधानपति के रूप में देखते हैं, वही कल संसद और विधानसभाओं में सांसदपति और विधायकपति बनकर बड़े पैमाने पर खेला जाएगा। मतलब नाम महिला का और काम और शक्ति पुरुष की। इस नंबर को याद रखिएगा, 111। अगर आज की 5443 सीटों पर 33% आरक्षण लागू हो जाए तो इतनी महिलाएं तुरंत लोकसभा में पहुंच सकती हैं। और इसी एक नंबर को लागू करने से बचने के लिए ये परिसीमन और जनगणना का पूरा जाल बुना गया है। लेकिन इन सब कमियों के बावजूद ये बिल बेकार नहीं है। वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं की रिसर्च बताती है कि जब सत्ता महिलाओं के हाथ में आती है तो देश का बजट बदल जाता है। पुरुष नेता अक्सर सड़कें और पुल बनाने पर ध्यान देते हैं, लेकिन एक महिला नेता का ध्यान पीने के साफ पानी, स्कूलों में शौचालय और अस्पतालों पर होता है। देश की प्राथमिकताएं फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ मुड़ जाती हैं। तो सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है, ये बिल महिलाओं को शक्ति देने का जरिया है या भारत के राजनीतिक नक्शे को अपने हिसाब से बदलने का एक मोहरा? इस कहानी का अंत अच्छा होगा या बुरा, ये इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि नेता क्या चाहते हैं, बल्कि इस पर कि देश के नागरिक इस खेल को कितना समझते हैं और अपनी आवाज कितनी बुलंद करते हैं।